हाय स्टूडेंट्स, तो आज पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये पहला क्वेश्चन नीट 21 का। कुछ बच्चों को लगता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करने का क्या फायदा है। तो पहला फायदा तो यह है कि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो ये पहले 2008 में पूछा गया, सेम वैल्यूज के साथ, सेम डेटा के साथ, एज इट इज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो पहला फायदा तो यह है। दूसरा फायदा यह है कि ये क्वेश्चंस जेन्युइन होते हैं। अननेसेसरीली डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम नहीं करते, क्योंकि गाइड या कोचिंग की शीट्स आप सॉल्व करते हैं तो उसमें कई बार हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम एग्जाम दे रहे होते हैं, नीट का हम क्वेश्चंस करते हैं जेई मेन और एडवांस जैसे, तो उससे भी हम बचते हैं। उसके अलावा फायदा क्या है कि पीवाई क्यूज को यदि आप कई बार करेंगे तो वो बहुत सारी स्टेप्स आपको याद हो जाती हैं। तो एग्जाम में कम टाइम में आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। फॉर्मूलाज रिवाइज होते हैं, थ्योरी रिवाइज होती है। तो मेरा आपको सजेशन है कि पूरे पीवाई क्यूज, जितने पीवाई क्यूज हैं, जितने पीछे तक आप जा सकते हैं, 33 ईयर्स, 35 ईयर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में 21, 20, 19, 18 इस तरह से क्वेश्चंस करें। और हर क्वेश्चन में जो कुछ आप सीख रहे होते हैं उसको कहीं पर अलग से लिख कर रख लें। आप देखेंगे कि वही क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा गया है, ये आपको मालूम पड़ेगा उसमें से। तो कई सारे फायदे हैं, और भी मैं बातें आपसे करता रहूंगा। रिलेटेड थ्योरी तो हम डिस्कस आपके साथ करते ही हैं। एक और बात आपसे ये कहनी है कि मैंने अपने ओन ऐप पर पढ़ाना शुरू कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वो आप देखकर ऐप डाउनलोड करके मुझसे फिजिक्स पढ़ सकते हैं। उसमें मैं ईयर लॉन्ग बैचेस भी अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। नीट पीवाई क्यूज का एक स्पेशल कोर्स उसमें मैंने बनाया हुआ है, वो ज्वाइन करके आप पूरी फिजिक्स मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहे हैं। वाटरफॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? अब हमको मालूम है एवरेज पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन कितना होगा जब वाटरफॉल हो रहा होगा 60 मीटर की हाइट से, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वो निकाल लें, या वर्क डन भी निकाल सकते हैं आप एम जी एच के फॉर्मूले से। एम जी इंटू एच इंटू कॉस 0 is 1, तो एम जी एच होगा वर्क डन और अपॉन टाइम ये होगी एवरेज पावर। यही हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसी एनर्जी से वो टरबाइन रन हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। तो हमको जो पावर फाइंड करना है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस एमजीएच का लेना पड़ेगा 90%, क्योंकि 10% एनर्जी वो फ्रिक्शन में उसका लॉस हो रहा है। तो जो यूजफुल एनर्जी रहेगी या यूजफुल वर्क डन होगा वो एमजीएच का 90% होगा। तो एमजीएच अपॉन टी इंटू 90/100, डायरेक्ट ये लिख कर रख लें। अब जैसे यही है, ये फॉर्मूला बिल्कुल हमेशा काम आने वाला फॉर्मूला है। जैसे ही आप ये पढ़ोगे वाटरफॉल्स फ्रॉम, तो अपने आप दिमाग में आना चाहिए एमजीएच अपॉन टी, और उसका 90% ये यूजफुल वर्क होगा। इस तरह इसको सॉल्व करना होगा। अब क्या क्या मालूम है हमको, जी एच को अलग लिख लेते हैं और एम बाई टी को अलग लिख लेते हैं। एम बाई टी, क्योंकि डायरेक्टली ये एम अपॉन टी दिया हुआ है आपको, 15 kg पर सेकेंड, एम बाई टी हो गया। और क्या आएगा यहाँ 90/100, बाकी तो आप सब कैलकुलेशन है। जी बोला हुआ है क्वेश्चन में 10 लेने के लिए, हाइट 60, मास पर यूनिट टाइम वो है 15 इंटू 90/100। तो बस अभी आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये होगा 90, 810, यानी ये हो गया 8100 वॉट। आंसर पूछा हुआ है किलो वॉट में, ऑब्वियसली ये होगा 8.1 किलो वॉट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तब यही दिमाग में रखना है, टाइम बचेगा आपका। हो सकता है अगली बार बोलेंगे वो 20% एनर्जी खर्च हो गई, लॉस हो गई, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 80/100 आएगा, क्योंकि 80% एनर्जी यूज हो रही है उस उस टरबाइन। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन हमसे पूछा हुआ है, तो कितनी पावर जनरेट होगी
वो लॉस उसमें से हटाना पड़ेगा। अब आप जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल ऑफ मास 5m। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस तरह से अंडरलाइन करना चाहिए एग्जाम में। 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन मतलब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, जानते हैं आप। इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ मास m, each move along mutually perpendicular direction with speed v each. The energy released during the process is. अब जैसे ही एनर्जी रिलीज्ड पढ़ते हैं हम, तो हमको लगता है कि ये वो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी। ये है वो पार्टिकल जो सडनली ब्रेक हो रहा है। अभी इसका मोमेंटम कितना है? 0, क्योंकि रेस्ट में है। और फिर बोल रहे हैं कि ये 2 फ्रैगमेंट्स में, कौन से 2 फ्रैगमेंट्स में? हर एक का मास स्मॉल m, और क्या बोला हुआ है आगे? बोला हुआ है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v। मतलब एक जो पार्टिकल है ये वाला, उसका मोमेंटम कितना होगा? mv, और इसका मोमेंटम होगा mv। दोनों का मोमेंटम mv। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव करते हैं v स्पीड से। दोनों के मास है m। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद आना चाहिए। तो इनका यदि रिजल्टेंट मोमेंटम चाहिए तो वो कितना होगा? तो कई बार आपको मैं बताता हूं कि 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स 90 डिग्री पर इंक्लाइंड हो तो रिजल्टेंट होता है p√2 एट एन एंगल ऑफ 45। ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो रही है। इनका नेट मोमेंटम वो यहां मिलने वाला है। अभी तो 2 ही पार्टिकल्स की बात हुई है, पर क्योंकि यहां एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, इसका मतलब नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पहले 0 था, अब भी वो 0 होगा। और मोमेंटम के 0 होने के लिए वो तीसरा वाला जो फ्रेगमेंट है वो इधर मूव करेगा विथ सेम मोमेंटम। ये जो रेड से बनाया है इन दोनों का रिजल्टेंट है, कितना होगा ये? mv√2। और ये तीसरा पीस, तीसरा जो पीस है उसका मास कितना हो जाएगा? टोटल मास कितना था? 5m, ये m, यानी 3m होगा। और इसकी वेलोसिटी हाल फिलहाल मान लेते हैं v डैश। नेट मोमेंटम पहले भी 0 था, अब भी 0 होगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमको ये रिजल्ट मिल गया, mv√2 इज इक्वल टू 3m इंटू v डैश। तो यहां से v डैश निकल आएगा, m कैंसिल, तो v डैश आ गया इन टर्म्स ऑफ v। तो v√2 बाय 3 ये इस तीसरे पार्ट की वेलोसिटी हो गई। अब जो एनर्जी रिलीज है, मतलब कौन सी एनर्जी निकालनी है? तो हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकाल देनी है, वही होगी एनर्जी रिलीज। उसमें से 2 टाइम्स हाफ m, इन दोनों पीसेस की मैं बात कर रहा हूं। m मास है और v है उनकी स्पीड। तो ये तो मिलेगी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बाद में, जब वो एक्सप्लोड हो जाएगा उसके बाद। हाफ mv² इंटू 2, क्यों? दोनों की सेम। और तीसरा पार्टिकल ये है, हाफ मास कितना है? 3m, और स्पीड स्क्वायर करना पड़ेगा, ये निकाल ही रखा है हमने। तो 2v² अपॉन 3, ये 3 कैंसिल, 3 कैंसिल। और अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये कितना हुआ? ये तो हुआ mv², ये 2 कैंसिल हो गया है। और ये कितना हो जाएगा? ये 2v, ये 3 स्क्वायर होगा एक्चुअली। एक 3 कटेगा, एक 3 बचेगा। तो क्या लिख दें अब? ये 2 भी कैंसिल कर दें यदि, तो mv² बाय 3। ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया? 4 mv² अपॉन 3, ये होगी एनर्जी रिलीज। तो मुझे तो आपको सिर्फ ये बताना था कि पहले मोमेंटम 0 था सिस्टम का, बाद में भी वो 0 रहेगा। तो इक्वेशन बनाने में टाइम वेस्ट ना करके इस तरह सोचेंगे। ये 2 वो फ्रेगमेंट्स, हर एक का मास m और हर एक की स्पीड है v। परपेंडिकुलर उसने बोला हुआ है, यानी ये एक मोमेंटम, ये एक मोमेंटम। इनका रिजल्टेंट मोमेंटम ये होगा। और इस मोमेंटम को तीसरे पार्ट के मोमेंटम के बराबर होना पड़ेगा। तो तीसरे पार्ट की हमको यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी, और उसके बाद हमको एनर्जी रिलीज मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? फोर्स 20 + 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from 0 to 1.
अब इसकी सूरत से आपको पता लग रहा होगा कि ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है 20 प्लस 10y, ये y कोऑर्डिनेट के साथ में चेंज हो रहा है, तो लिखा ही हुआ है वो तो एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, y कोऑर्डिनेट बदलेगा तो ये फोर्स भी बदलता जाएगा, मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। एंड y इन मीटर वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 1। तो जब वेरिएबल फोर्स होता है तो हम वर्क डन दो स्टेप में निकालते हैं। एलिमेंट्री वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी वाई, यदि y में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, y में ही फोर्स लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ डी वाई कॉस जीरो 1 होता है, यानी ये होगा एलिमेंट्री वर्क डन, और फिर इसको इंटीग्रेट करके हमको टोटल वर्क डन मिलता है, ये हमको पता ही है वेरिएबल फोर्स का वर्क डन। तो बस यहाँ करेंगे डी वाई और इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 की लिमिट्स में, तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रल को, 20 डी वाई, 20 बाहर, इंटीग्रल डी वाई होता है y, और उसमें फिर लिमिट्स डालेंगे, 1 माइनस 0 इज 1, तो वो 20 हो गया, प्लस फिर ये 10 बाहर, अंदर क्या आएगा y स्क्वायर बाय 2, और फिर लिमिट्स पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये, यानी ये हुआ 5, तो आंसर आ गया हमारा 25, और उसको जूल में आना ही चाहिए क्योंकि फोर्स है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, सो आंसर डी इज करेक्ट। ये नीट 19 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, a mass m attached to a thin wire and is whirled in a vertical circle, the wire is most likely to break when, most likely to break, तो जहां पर टेंशन मैक्सिमम होगा वहां उसके टूटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी किसी जनरल पॉइंट पर। मैं आपको याद दिलाता हूं, इसको कहते हैं वर्टिकल सर्कल, ये है वो वायर एल लेंथ का, ये बॉब, और थीटा एंगल पर जब इसका डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है जब बॉब का, तब फोर्सेस कौन कौन से आएंगे, तो फोर्सेस आएंगे, एक तो होगा mg, दूसरा होगा टेंशन, ठीक है, और इसको करेंगे रिजॉल्व mg को, ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा, ये mg cos थीटा, हमको चाहिए टेंशन, तो टेंशन ये t और mg cos थीटा, इनका रिजल्टेंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये उसकी थ्योरी है। तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू होगा mv स्क्वायर अपॉन l, यानी टेंशन कितना, तो टेंशन होता है mv स्क्वायर अपॉन l प्लस mg cos थीटा, ये टेंशन का फॉर्मूला। अब cos थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा 0, और थीटा 0 मतलब ये वाली पोजीशन, लोएस्ट पॉइंट पर जब वो है, टेंशन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos थीटा हो जाएगा मैक्सिमम, थीटा इज 1, तो लोएस्ट पोजीशन पर टेंशन क्योंकि मैक्सिमम होता है, इसलिए इस मास के, इस स्ट्रिंग के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा यहां पर होगी। और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कभी पूछते हैं मान लीजिए, तो क्या करेंगे, ये 180 डिग्री डाल देंगे वहां, cos 180 माइनस 1 होता है ना, mv स्क्वायर बाय एल माइनस mg हो जाएगा, बस यहाँ पर v की वैल्यू चेंज कर लेना, लोएस्ट पॉइंट पर यहाँ vl लिख देंगे और हाईएस्ट पॉइंट के लिए vh लिख देंगे, तो ये तो आपको पता होगा, थ्योरी का क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कल से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बॉडी ऑफ मास 4m इज मूविंग विथ स्पीड u, collides with another body of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is. तो डायरेक्ट आपको मालूम होगा इसका फॉर्मूला, क्या बोला हुआ है, एक बॉडी है A जिसका मास है 4m और ये मूव कर रही है किस स्पीड से, u से, और इसका होता है हेड ऑन कोलिजन इसके साथ में, B के साथ में, जिसका मास कितना है 2m, और ये बॉडी है रेस्ट में, बॉडी B, मतलब जो टारगेट है वो रेस्ट में है, प्रोजेक्टाइल इज मूविंग विद U. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body is energy lost by the colliding body A. मतलब सिस्टम की एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है क्योंकि वो तो हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, एनर्जी लॉस सिर्फ इसका हुआ है क्योंकि जब ये इससे टकराएगा
तो इसको भी कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, और इसको जो वेलोसिटी मिल जाएगी या स्पीड मिल जाएगी उसकी वजह से इसके पास कुछ एनर्जी आ जाएगी, यानी बॉडी ए बॉडी बी में कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, वो हमसे पूछा हुआ है। तो इसने कितनी ट्रांसफर करी ये पूछ सकते हैं, मतलब ए ने कितनी बी को दी वो पूछ सकते हैं, या ए ने कितनी एनर्जी लूज करी वो पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि इसको कितनी मिली। और आपको शायद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यदि याद होगा, मालूम होगा, तो इसका आंसर विद इन नो टाइम आ जाएगा। मैंने क्लास में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, पर एग्जाम में वो सब नहीं कर सकते आप डेरिवेशंस। आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, बस इसमें वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा बोलो? 4, पहला मास कितना 4m, दूसरा मास कितना है 2m, और दोनों मासेस के एडिशन का स्क्वायर मतलब 6m स्क्वायर यानी 36m स्क्वायर। तो m स्क्वायर कैंसिल आउट, आ गया आपका आंसर, आराम से आंसर आ जाएगा। इसको 4 से कैंसिल करें तो कितनी बार? 9 बार कैंसिल, ऊपर है 8, यानी आंसर इज 8/9। तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन यदि ये रिजल्ट आपको मालूम है तो प्रीवियस करने का ये फायदा है कि हमको ये पता लगता है कि आखिर पूछते क्या है हमसे। हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पढ़ डालते हैं, पूछा जाता है ऐसा सवाल, तो फिर ये याद रखना है भाई कि इसको भी करना है हमको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision when the initial velocity of the lighter block is v. Value of coefficient of restitution पूछा हुआ है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, coefficient of restitution होता है ये v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखें दिमाग में कि माइनस साइन था किताब में, तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, v2 माइनस v1, नीचे u1 माइनस u2। u1 u2 क्या है? u1 मतलब जो टकराने आ रही है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, उसकी वेलोसिटी। u2 मतलब टारगेट की पहले जो वेलोसिटी थी। ये दोनों पहले की वेलोसिटीज हैं, ये प्रोजेक्टाइल की, ये टारगेट की। और v2 v1 क्या है? ये है v2 बोले तो टारगेट की बाद की वेलोसिटी, और ये प्रोजेक्टाइल की बाद की वेलोसिटी। इसका रेशो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यूनिट डायमेंशन में पूछ सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, तो ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस, क्योंकि प्योर रेशो है। फिर नीट में ये पूछा हुआ है कि परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो सबको पता है कि वो 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि वो दोनों बॉडीज स्टिक होकर एक साथ चलती हैं, और स्टिक हो गई, एक साथ चल रही हैं, मतलब दोनों की बाद की वेलोसिटी सेम हो गई है, यानी ये जो न्यूमरेटर है ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये भी 0 है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन के लिए ई होता है 0, और परफेक्टली इलास्टिक के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों 1 होती है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिसेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होती है। जिस वेलोसिटी से वो पास आ रही है उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और जिस वेलोसिटी से वो दूर जा रही है वो कहलाती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दोनों बराबर होने से इसकी वैल्यू 1 होती है। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर। अब मूविंग ब्लॉक, तो देखो थ्योरी रिवाइज होती है कि नहीं? मैं यूं ही नहीं कहता, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं कि आप PYQs करो, कई बार करो, आप देखो मैजिक हो जाएगा एग्जाम में। यदि आप उसको कई बार करेंगे और आंसर के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए, तो आप देखना जादू हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखते ही से आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो मूविंग ब्लॉक जिसका मास कितना है m, एक मूविंग ब्लॉक जिसका मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 4m, ये स्टेशनरी है दूसरा वाला। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? A moving block having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. Lighter मतलब ये collision के बाद ये rest में आ गया, lighter वाला। ठीक है, when the initial velocity of the lighter block is v, इसकी velocity यदि पहले v है, then the value of coefficient of restitution, तो हम मान लेते हैं इसकी टारगेट की वेलोसिटी बाद में है v डैश, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं। वो दोनों तरह की कोलिजन्स में वैलिड होता है, वो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक, मोमेंटम कंजर्व्ड, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है,
और ये वन डायमेंशन में वेलोसिटीज के साथ आने वाले प्लस माइनस साइन डायरेक्शंस के होते हैं, या इन अदर वर्ड्स प्लस माइनस साइन विल टेक केयर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज और मोमेंटास। ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लिया, मोमेंटम कितना mv, इसका मोमेंटम 0, इसका मोमेंटम 0, और इसका मोमेंटम मास है 4m, यानी 4m v डैश, यानी v डैश कितना हो गया, v डैश हो गया v/4। अब वैल्यूज डालने का समय आ गया, बताओ v2 मतलब टारगेट की बाद की वेलोसिटी, वो v/4 निकाली है हमने, माइनस टारगेट की पहले की वेलोसिटी यानी 0, u1 प्रोजेक्टाइल की पहले की वेलोसिटी, u2 प्रोजेक्टाइल की बाद की वेलोसिटी। बस हो गया सॉल्व, ये इजी है, 1/4 इज इक्वल टू 0.25। इसको आप जब तक कई बार नहीं करेंगे तब तक वो गलती होगी, प्लस माइनस की गलती होगी, इस फॉर्मूले को लिखने की गलती होगी, ये सब गलतियां हमसे होती हैं क्योंकि हम बार बार उसको नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नीट 18 में पूछा हुआ, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक from a height h as shown in the figure just completes a vertical circle of diameter AB equals to capital D, the height h is equal to। तो सबसे पहले इधर ध्यान दें, जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल। आज ही मैं क्लास में बोल रहा था, जैसे हम मान लो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और हम मन में लाएं कि हम चाय बनाते हैं, चलो, तो सबसे पहले क्या थॉट आता है, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि चलो किचन की तरफ चलें, फिर हम लॉन में बाहर घूमने नहीं जाते यदि चाय बनाने का मन में आता है तो। वैसे ही है कि क्वेश्चन पढ़ते ही से पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि है किस टॉपिक का। तो जैसे ही आप ये देखोगे ये स्टेटमेंट जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल, तो वर्टिकल सर्कल में पहुंच जाना। मैं आपको याद दिलाता हूं वर्टिकल सर्कल में आपने क्या पढ़ा हुआ है, मैं आपको याद दिलाता हूं, पढ़ा सबने होता है, वो यदि वहां काम नहीं आया एग्जाम में तो कोई फायदा नहीं है। तो वर्टिकल सर्कल में आपने ये पढ़ा हुआ है कि लूपिंग ऑफ लूप के लिए, लूपिंग ऑफ लूप के लिए मतलब जब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूमती है तो उस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए यहां उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए और यहां कितनी होनी चाहिए, मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर। तो पहले कंडीशन ये निकल कर आती है, जस्ट कंप्लीट करने के लिए रूट जी आर, यहां लिखा भी है जस्ट कंप्लीट्स, मतलब इधर वेलोसिटी रूट जी आर से के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, कम से कम क्या हो, बराबर तो हो, इसीलिए लिखा है जस्ट कंप्लीट्स। और यहां कितनी होनी चाहिए, तो यहां होनी चाहिए √5GR। ये प्रॉपर्टी आपको एक तो याद आ जानी चाहिए। अब इसके ऊपर आते हैं, ये वो बॉडी टॉप पे रखी हुई है, अभी कैसी है, रेस्ट में, बोला ही है इनिशियली एट रेस्ट, तो यहां काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, और पोटेंशियल कितनी है, यदि हम ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें तो इधर पोटेंशियल एनर्जी है mgh। हम लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम जानते हैं इफ इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव and external forces do no work then mechanical energy remains conserved। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ फोर्सेस कौन कौन से हैं, नॉर्मल रिएक्शन है और ये ग्रेविटी वाला फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन। तो नॉर्मल रिएक्शन ने तो कुछ किया ही नहीं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन प्लेन से परपेंडिकुलर है, एंगल 90 है, तो नॉर्मल रिएक्शन डज नो वर्क। तो अब फोर्स कौन सा बचा, ग्रेविटी, और वो है कंजर्वेटिव फोर्स, यानी हम ये लगा ही सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, फ्रिक्शन भी नहीं है। तो यहां पर टोटल एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक है 0 और पोटेंशियल है mgh, और जब वो यहां आती है बॉटम पर ए पर तब उसकी वेलोसिटी हो गई मान लो va, तो यहां आने पर पोटेंशियल 0 हो गई और काइनेटिक कितनी हो गई, ½ mva²। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, m कैंसिल, तो बस va²
VA² इज इक्वल टू कितना हो गया 2GH। इसकी हमको अभी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि हमको H फाइंड करना है। अब यहां कंडीशन वो लगा देंगे, VA पर वेलोसिटी को कितना होना चाहिए फॉर लूपिंग ऑफ लूप। तो आपने देखा अभी ये कम से कम इतना होना चाहिए, √5GR होना चाहिए। और ये कितनी निकाल रखी है आपने, ये निकाल रखी है √2GH। स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ का तो 5GR इज इक्वल टू 2GR क्या है, रेडियस। R है रेडियस, ये कहां से आ गया है रेडियस, इसका रेडियस हमने R माना हुआ है, वर्टिकल सर्कल का जो यहां भी दिख रहा है। हालांकि हमको क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो बाद में उसको हम पुट कर लेंगे। तो 5GR इज इक्वल टू 2GH, G कैंसिल, हमें H चाहिए तो H बराबर कितना हुआ 5R/2 और R है D/2, यानी ये हो गया 5D/4, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं नीट 17 का। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take G constant with a value 10 meter per second square. The work done by the, दो वर्क डन पूछे हुए हैं हमसे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना किया और दूसरा रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ने कितना किया, एयर रेजिस्टेंस ने कितना किया और ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना किया, वो वर्क डन हमको चाहिए। तो मैं आपको याद दिलाता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम सब जानते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि सभी तरह के फोर्सेस ने किया हुआ वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ये आप जानते ही हैं। तो जब ये निकालना होगा हमको, ये तो आसानी से निकल आएगा और आपको आंसर भी मिल जाएगा इसका। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो क्योंकि ये ड्रॉप h हाइट से मान लो गिर रही है, m मास की ड्रॉप h हाइट से गिर रही है, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, तो नीचे फोर्स mg और नीचे ही डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कांस्टेंट है mg, ये फोर्स कांस्टेंट है तो बस mgh हो जाएगा क्योंकि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे fd cos थीटा, ये लगाएंगे फॉर्मूला। तो फोर्स इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज h, एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, cos 0 इज 1 एंड सो इट इज mgh। और इसको सॉल्व कर लें, मास कितना है, ये वर्क डन निकाल रहा हूं मैं बाय द ग्रेविटी, m मास कितना है, मास इज 1 ग्राम, तो इसका बना लिया किलोग्राम। mg बोला हुआ है 10 लेने के लिए, और हाइट कितनी है, हाइट है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ये आएगा आंसर आपका जूल में। ये कैंसिल आउट होकर 10 जूल हो गया, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी तो हो गया 10 जूल, तो ये हो गया आंसर आपका। ये है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी आपको आंसर तो मिल गया है। अब इसको बस वेरीफाई कर लेते हैं कि वो जो एयर रेजिस्टेंस है उसका वर्क डन क्या -8.75 जूल है क्या, वो और देख लेते हैं। तो ये थ्योरम लगाएंगे, वर्क डन बाय ऑल, दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, एक तो ग्रेविटी और दूसरा कौन सा, एयर रेजिस्टेंस जो ऊपर लगेगा, ये एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हमने निकाल लिया है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन विक्शन के बारे में हमको कुछ मालूम ही नहीं है, कितना लग रहा है क्या लग रहा है, पर इसके बारे में हमको पता है और इसके बारे में हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, थी कितनी 0 और हो कितनी जाएगी ½ mv²। तो बस यहाँ पर हमको ये सब्स्टिट्यूट करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² और इसे सॉल्व कर देना है, तो हमको ये मिल जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन हाफ मास, फिर से 1 ग्राम, और वेलोसिटी स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 माइनस, ये इसको लाएंगे, वो हम निकाल ही चुके हैं पहले 10 वो था। अब इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, ये 2 जीरोस यदि इसको दे दें तो ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 अपॉन 2, 2.5 अपॉन 2 मतलब 1.25 माइनस 10, तो ये आएगा -8.75 जूल, यानी ये ऑप्शन सही है। दोनों वेरीफाई हो गए, दोनों वेरीफाई हो गए, है ना, 8.75 विद माइनस साइन। अब इस माइनस का क्या मतलब है वो आपने थ्योरी में पढ़ा ही होगा,
क्लास में मैं ज़रूर बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो फिर से मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अच्छा लगता है मुझसे पढ़ना, तो आप ऐप डाउनलोड करो और पूरे साल मुझसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत नॉमिनल फ़ी में मैं आपको पूरे साल पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।